हेलो फ्रेंड्स, विनोद सर्स आईएएस में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले 5 लेक्चर्स की तरह ये लेक्चर भी उसी आर्ट्स एंड कल्चर लास्ट 3 इयर्स करंट अफेयर्स सीरीज में जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स अर्थात भौगोलिक संकेतक। हमेशा की तरह इस बार का जो लेक्चर है उसका भी पैटर्न सेम रहेगा। आपको जो भी स्लाइड्स में टेक्स्ट मटेरियल जो भी लिखा हुआ है वो सब आपको इन शॉर्ट आपको अपने नोट्स में लिखना है, और जो भी लाल रंग में इंडिकेटेड जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च करना है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग हासिल हुआ है, वो है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर को जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के कारेवा हाईलैंड्स के इलाके में उगाया जाता है, अर्थात ऊंची सतह। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि केसर बहुत ही महंगा होता है और इसे खाने पीने की चीजों में डाला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईरान में केसर उगाया जाता है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। इसके बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक इस्तेमाल भी हैं और मेडिसिनल इस्तेमाल भी हैं। सैफरन जो है उसे तकरीबन 2000 साल पहले सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स लाए थे भारत में खेती करने के लिए। संस्कृत में सैफरन को बहुकम कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 4-5 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सैफरन की खेती हो रही है। किसान ये जो वॉयलेट रंग के जो फूल हैं इसे कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे फोटो में इन वॉयलेट रंग के फूलों में जो स्टिग्मा होता है, जो पतली सी जो लड़ होती है फूल के अंदर, उसको निकाला जाता है, उसी में केसर होता है। तीसरे फोटो में आप केसर के फूल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और चौथे फोटो में आप 3 फोटोज दरअसल देख सकते हैं जो अलग अलग क्वालिटीज के केसर को डिनोट करता है। पहला प्रकार है मोगरा सैफरन, दूसरा है लच्छा सैफरन और तीसरा है जर्दा सैफरन। अन्य जानकारी, कश्मीर में जो सैफरन उगाया जाता है उसके तकरीबन 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है लच्छा सैफरन, जिसमें स्टिग्मा को फ्लावर से अलग किया जाता है और उसे सुखाया जाता है और फिर आगे बेच दिया जाता है बिना किसी प्रोसेसिंग के। दूसरा प्रकार होता है मोंगरा सैफरन। इसमें स्टिग्मा को फ्लावर से अलग किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और फिर बाद में इसे ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस कर दिया जाता है। तीसरा प्रकार जो है वो दरअसल लच्छा की तरह ही होता है, लेकिन बात यह है कि लच्छा सैफरन में इसे पहले सुखाया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया जाता है। गुच्छी सैफरन जो होता है उसे डायरेक्टली बंडलों में, थ्रेड के बंडलों में उसे बांधकर बेचा जाता है। कश्मीरी सैफरन जो है उसकी सबसे खास बात यह है कि ये लंबा होता है और ये इसका जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ही थिक होता है, मोटा। इसमें नेचुरल डीप रेड कलर होता है, बहुत ही बेहतरीन अरोमा यानी खुशबू होती है। इसमें थोड़ा कड़वा सा, हल्का कड़वा सा फ्लेवर होता है और इसमें बिना किसी केमिकल के ही प्रोसेस करके लोगों के दुकानों में बेचा जाता है। इसमें बहुत सारे बेहतरीन नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स होते हैं जो इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी है इसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि पहले क्रोसिन इसको कलरिंग स्ट्रेंथ देती है, इसको रंग में जो गाढ़ापन है वो देती है। दूसरा है सैफ्रानल इसको बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देता है। और तीसरा है पिक्रोक्रोसिन, ये इसे जो कड़वाहट का जो फ्लेवर है वो देता है। हमारे देश में जो कश्मीर में जो सैफरन उगाया जाता है वो तकरीबन 1600 से लेकर 1800 मीटर जो सी लेवल है उसके ऊपरी सतह में उसको उगाया जाता है, जिससे ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी सैफरन की प्रजातियां हैं उससे कहीं बेहतर इसे माना जाता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सैफरन के विभिन्न प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है कि इससे कैंसर को फाइट करने में लोगों को शक्ति मिलती है
और इसीलिए बहुत सारी कैंसर की जो दवाएं होती हैं उसमें सैफरन की प्रॉपर्टीज होती हैं। सैफरन उसमें कुछ रॉ इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है आईसाइट इंप्रूव करता है। तीसरा है ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, दिमागी संतुलन है, उसको और बेहतर बनाता है। फोर्थ है डाइजेशन को अच्छा बनाता है, हाजमा अच्छा करता है। आर्थराइटिस जो जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसमें आर्थराइटिस यानी जो जोड़ों की जो सूजन होती है, कितने बुजुर्ग लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उसमें भी लोगों को मदद मिलती है सैफरन से। इससे नींद की जो बीमारी होती है, इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी, उसको भी ठीक किया जाता है। इससे आस्थमा भी क्योर किया जाता है। आस्थमा यानी जो सांस लेने में जो शिकायत होती है कितने लोगों की, दमा, वो। और इससे कई सारे वुंड्स भी हील होते हैं। इसमें बहुत सारी जो दवाएं होती हैं जो किसी भी घाव जख्म पे लगाई जाती हैं, उसमें ये सैफरन को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी में भी इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में महिलाओं को दिया जाता है, तो उससे प्रेगनेंसी में मदद मिलती है। सेकेंड प्रोडक्ट जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वो है सोहराई खोवार पेंटिंग। फ्रेंड्स, ये जो सोहराई खोवार पेंटिंग्स जो हैं, इसे हजारीबाग जिला जो है झारखंड का, ये वहां से आता है। ये वहां की जो महिलाएं होती हैं इसको मैक्सिमम बनाती हैं। हजारीबाग में ये जो पेंटिंग्स हैं इसको हमेशा से प्राइमरीली इसको बनाया जाता था, लेकिन अब ये झारखंड के अन्य इलाके में भी ये फैल रही हैं। लोग इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग इनको बना रहे हैं। ये जो प्रकार की जो पेंटिंग्स होती हैं उसको हार्वेस्ट सीजन में और मैरिज के सीजन्स में इन्हें बनाया जाता है। इनमें बहुत ही खूबसूरत प्रकार के डॉट्स, लाइंस, एनिमल फिगर्स, प्लांट फिगर्स और दूसरे प्रकार के रिलीजियस जो फोटोज हैं उनको बनाया जाता है। हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है और टाटा नगर रेलवे स्टेशन जो है, उनको इन सभी खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया था। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में सोहराई खोवार पेंटिंग आप देख सकते हैं। वहां के जो कच्चे घर हैं उनके दीवारों पे इसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेशन के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन अब इसे पक्का घरों की दीवारों पे भी बनाया जाता है और पब्लिक प्लेसेस को डेकोरेट करने के लिए भी इन्हें बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सोहराई पेंटिंग के कितने अलग अलग खूबसूरत प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है तेलिया रुमाल। इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये दरअसल एक सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़े का टाइप है जिसमें लाल, काला और सफेद रंग इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मशीन वाला मैकेनिकल काम इस्तेमाल नहीं होता। सारा का सारा काम हैंडलूम अर्थात हाथ से किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी पुट्टा पक्का नाम के एक छोटे से कस्बे में जो मॉडर्न डे तेलंगाना के इलाके में बसा हुआ है। ये बादशाह निजाम के टाइम पे ही ये कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस था। वहां पर जो मिनिस्टर्स थे निजाम के शाही दरबार में, वो इस कपड़े को इस्तेमाल करते थे एज अ स्टेटस सिंबल। निजाम के जो खानदान की जो राजकुमारियां थी वो भी इसे एक नकाब के कपड़े की तरह इस्तेमाल किया करती थी। वहां पर बहुत सारे अरबिया से आए हुए मर्चेंट्स हुआ करते थे जो अपने पगड़ी के, अपने साफे के क्लॉथ के लिए भी इसे इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप तेलिया रुमाल की फोटो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लाल, काला और सफेद रंग इस्तेमाल किया गया है और इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है चक हाव। ये मणिपुर से आने वाला एक सेंटेड राइस है, यानी कि खुशबूदार चावल। ये वहां पर खीर के रूप में बनाकर खाया जाता है। इसके बहुत ज्यादा पारंपरिक मेडिसिन में भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको कुकिंग के टाइम पे 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। ये चक हाओ जो राइस है, ये मणिपुर के वेटलैंड वाले इलाके में उगाया जाता है, अर्थात आर्द्र भूमि। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 5 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप देख सकते हैं
चक हाओ राइस की खेती। दूसरे फोटो में आप चक हाओ राइस को देख सकते हैं। ये काले रंग का होता है और हल्का हल्का इसमें लाल कलर भी होता है। तीसरे, चौथे और पांचवें फोटो में आप चक हाओ राइस के इस्तेमाल करके बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गोरखपुर टेराकोटा अर्थात चिकनी मिट्टी। गोरखपुर में मूर्ति कला की जो शैली है उसमें चिकनी मिट्टी का खूबसूरती से इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन खिलौने और अन्य मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसी कला को हाल ही में जीआई टैग नवाजा गया है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के मूर्तियां देख सकते हैं, जैसे कि हौदा एलिफेंट्स, महावतदार हॉर्स, डियर, कैमल, 5 मस्तक वाले गणेश जी, सिंगल मस्तक वाले गणेश जी, एलिफेंट की टेबल, शैंडलियर अर्थात झूमर, हैंगिंग बेल्स इत्यादि। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी कारीगर हैं वो नेचुरल कलर इस्तेमाल करते हैं, कोई आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी वजह से जो इसमें जो रंग मिलता है इनकी मूर्तियों को, वो लंबे टाइम तक उसमें बना रहता है। इसमें 1000 से अलग अलग ज्यादा प्रकार की टेराकोटा के खिलौने और मूर्तियों की डिजाइन्स देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 5 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में बहुत सारे कारीगर मिलकर एक बड़ी सी मूर्ति बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। दूसरे फोटो में आप हौदा एलिफेंट्स को देख सकते हैं, ये भी टेराकोटा वाली चिकनी मिट्टी से ही बनाए गए हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें फोटोज में भी आप विशाल मात्रा में आप बहुत ही विभिन्न प्रकार की मूर्तियां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोविलपट्टी कड्डलाई। ये तमिलनाडु से आई एक मिठाई है। इसको मूंगफली के दाने और जैगरी अर्थात गुड़ से बनाया जाता है और इसमें कसा हुआ कोकोनट भी होता है। वहां पर एक स्पेशल टाइप का गुड़ मिलता है जिसे वेलम कहा जाता है और इसको बनाने का जो पानी होता है वो स्पेशली थमीरा बरानी नामक एक नदी से लिया जाता है, जो इसको नेचुरली एक बेहतरीन स्वाद देता है। ये जो मिठाई है ये कोविलपट्टी गांव से आई है, जो थुट्टुकुडी जिले में बसा हुआ गांव है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कड्डलाई मिठाई का फोटो देख सकते हैं। यहां पर 4 फोटोज हैं। पहले 2 फोटो में उस मिठाई का फोटो है और नीचे के 2 फोटोज में उसको बनाने का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ये कुछ चिक्की की तरह दिख रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिंडीगुल के ताले। ये शहर तमिलनाडु में बसा हुआ है और इसे लॉक सिटी, तालों का शहर भी कहा जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी के तालों के लिए। यह तमिलनाडु से है। इनके ताले इतने बेहतरीन हैं कि सभी प्रकार के जेलों में, गोडाउनों में, अस्पतालों में और यहां तक कि मंदिरों में भी इसी प्रकार के तालों का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में दिंडीगुल के तालों का फोटो देख सकते हैं। ये वर्ल्ड फेमस ताले हैं, विदेशों में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंडंगी साड़ियां। ये साड़ियां शिवागंगा जिले से आती हैं, जो तमिलनाडु के राज्य से है। ये वहां के कराईकुड़ी तालुका में मौजूद जो विभिन्न जो गांव कस्बे हैं, ये वहां पर बनाई जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि इनकी बॉर्डर्स बहुत ही कॉन्ट्रास्ट होती हैं और इनकी जो बॉर्डर्स होती हैं वो तकरीबन 2/3 साड़ी के हिस्से को कवर कर लेती है। ये कॉटन से बनाई जाती हैं और इनको बल्क में खरीदा जाता है। फ्रेंड्स, आप इस फोटो में बहुत ही खूबसूरत कंडंगी साड़ी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं ये। नेक्स्ट है पलानी पंच अमृतम। पलानी पंच अमृतम एक प्रकार का प्रसाद है जो तमिलनाडु के धंडयुत्त पनी स्वामी मंदिर में वहां के श्रद्धालुओं को मिलता है।
ये जो मंदिर है वो भगवान श्री कार्तिकेय जी जो हैं उनको समर्पित हैं। उनका दूसरा नाम मुरुगन है और वो भगवान गणेश के भाई हैं। ये जो प्रकार का प्रसाद है इसमें 5 नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला केला, दूसरा गुड़, तीसरा गाय का घी, चौथा शहद और पांचवा है इलायची। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु से पहला प्रसाद है जिसे जीआई टैग हासिल हुआ है। इसको प्रिपेयर करने के टाइम पे जरा भी पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, यह पलानी पंच अमृतम जो है ये इस प्रकार का दिखता है और दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कि इसे डिब्बों में पैक करके भी लोगों को दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। ये सभी दंडयुत्तपनी पलानी स्वामी मंदिर के फोटो हैं। पहला फोटो में आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े पहाड़ पे बसा हुआ मंदिर है। दूसरे फोटो में आप इसी मंदिर का रात का नजारा देख सकते हैं। तीसरे फोटो में आप थोड़े करीब से इस मंदिर को देख सकते हैं और चौथे फोटो में जो यहाँ पर बस रेल का सिस्टम है वो आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं को ऊपर पहाड़ी तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिजोरम के 5 विभिन्न प्रकार के शॉल्स को जीआई टैग प्राप्त हुआ। पहला है ताहलोपुआन, दूसरा है मीजो पुआंचेई, तीसरा है पुआंडुम, चौथा है हमाराम और पांचवा है नगोतेर्क। ये 5 प्रकार की शॉल्स हैं जिसको विभिन्न अवसरों में मिजोरम में पहना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इनको वहां के मिजो समुदाय के लोग पहनते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप इन विभिन्न प्रकार के जो शॉल्स हैं उनको आप देख सकते हैं और यहाँ पर दूसरे फोटो में 2 महिलाएं हैं जो इस खूबसूरत प्रकार के वस्त्र को पहने हुए आप देख सकते हैं। मिजोरम में इन विभिन्न प्रकार की शॉल्स और उनसे बनाए गए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को लोग पहनकर इसी प्रकार के खूबसूरत पारंपरिक नृत्य करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है तिरूर वेतिला। ये एक प्रकार का पान का पत्ता है जो तिरूर के इलाके में उगाया जाता है। ये मलप्पुरम जिले में है जो केरल राज्य में बसा हुआ है। इसमें उच्चतम दर्जे का स्वाद और खुशबू मौजूद है। इसके मेडिकल इस्तेमाल भी हैं जैसे कि बैड ब्रेथ अर्थात सांसों की दुर्गंध। इसके अलावा डाइजेशन की शिकायत में भी ये काफी हेल्प करता है। इसके पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है और प्रोटीन कंटेंट भी बहुत हाई होता है। इसके यूजिनॉल नामक नेचुरल केमिकल के कारण इससे बहुत ही तीखी सुगंध मिलती है। माना जाता है कि तिरूर वेतिला में कैंसर और बैक्टीरिया से लड़ने की भी शक्ति मौजूद है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप तिरूर वेतिला की खेती देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप तिरूर वेतिला के पत्तों का इस्तेमाल करके पान बनाया हुआ देखा जा सकता है। तीसरे फोटो में आप तिरूर वेतिला के पत्ते देख सकते हैं और चौथे फोटो में आप देख सकते हैं कि तिरूर वेतिला के पत्तों को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पाशमीना। पाशमीना एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की ऊन है जो कश्मीर के इलाके से आती है। यह ऊन चांगथंगी नामक भेड़ से मिलती है जो चांगथंग पठार के इलाके में पाई जाती है, लद्दाख के इलाके में। ये भेड़ें जो होती हैं
ये बहुत ही ऊंची सतह पर मौजूद होती हैं। ऐसी कुछ कुछ भेड़ें हिमाचल के इलाके में भी देखने को मिलती हैं। इस पाशमीना ऊन से शाहमीना शॉल बनाई जाती हैं, जिसे कश्मीर और नेपाल के कारीगर बनाते हैं। लद्दाख का जो चांगपा समुदाय है वो इस प्रकार की भेड़ों को पालता है और उनसे पाशमीना ऊन कलेक्ट करता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप शाहमीना शॉल देख सकते हैं। इन्हें पाशमीना ऊन से बनाया जाता है। इसमें बहुत ही बेहतरीन दर्जे की क्वालिटी और नक्काशी आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप चांगथंगी भेड़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है रसगोला। पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन दोनों जगहों से रसगोला आता है। 2017 में पश्चिम बंगाल के रसगोला को जीआई टैग दे दिया गया और 2019 में उड़ीसा के रसगोला को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ। दोनों स्टेट्स हैं वो रसगोला को अपना मानते हैं और इसके ऊपर थोड़ा वर्बल कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार चलता रहता है। बंगालियों का यह कहना है कि इस मिठाई को नोबिन चंद्र दास ने 1800 के टाइम पे बनाया था अपने कोलकाता के रेजिडेंस में, जो था बाग बाजार के इलाके में। उड़ीसा के लोगों का यह कहना है कि रसगोला जो है ये श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता था अपने भक्तों को। उड़ीसा में रसगोला दिवस भी मनाया जाता है। उड़ीसा के एक बहुत ही फेमस बुद्धिजीवी जो हैं स्कॉलर, जिनका नाम है आसित मोहंती, उनका ऐसा कहना है कि 15वीं शताब्दी में ओडिया की दंडी रामायण जो स्वामी बलराम दास जी ने लिखी थी, उसमें भी रसगोला का जिक्र है और ये दरअसल उड़ीसा से ही है। तो इसी प्रकार का ये कंटेंशन हमेशा चलता रहता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप रसगोला की फोटो देख सकते हैं। आपने जरूर कभी ना कभी ये मिठाई खाई तो अवश्य होगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मलाई पोंडू गार्लिक। ये दरअसल एक प्रकार की लहसुन है जो तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले से आती है। इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है कीटाणुओं से लड़ने की और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दरअसल कुछ ऐसे प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो नेचुरली विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस में मौजूद होते हैं और वो आपकी बॉडी को शक्ति प्रदान करते हैं फ्री रेडिकल से लड़ने की। और एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा महसूस नहीं करता। इसमें जो लहसुन है उसका वेट काफी ज्यादा होता है। उसकी एक जो बल्ब होती है, उसका एक जो कंद होता है जिसे कहते हैं कंद, उसका वेट तकरीबन 20 से 30 ग्राम होता है। हाल ही में इसको जीआई एप्लीकेशन दिया गया। ये जिस प्रकार का जो गार्लिक है, इसे बहुत ही मिस्टी इलाके में, बहुत ही धुंध से भरे इलाके में और ऊंचे हिली ऑल्टीट्यूड में उगाया जाता है और शायद इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्राप्त हैं और इसकी जो स्टोरेज शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप विभिन्न फोटोज देख सकते हैं जिसमें आपको इस मलाई पोंडू गार्लिक के खेती के फोटोज आपको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कॉफी। हाल ही में कॉफी की
5 विभिन्न किस्मों को जीआई टैग दिया गया। पहली कॉफी है कूर्ग अराबिका कॉफी, जो कोडागु जिले से आती है, कर्नाटक के। दूसरा प्रकार है वायनाड रोबस्टा कॉफी, ये आती है वायनाड के जिले से, जो केरल में है। तीसरा प्रकार जो है वो है चिकमगलूर अराबिका कॉफी, ये चिकमगलूर जिले से आती है, जो कर्नाटक में है। चौथा प्रकार जो है वो है अराकू वैली अरेबिका कॉफी, ये विशाखापट्टनम के जिले से है और आंध्र प्रदेश में और कुछ इलाके ओडिशा में भी ये पाई जाती है। और पांचवी है बाबा बुडानगिरी अराबिका कॉफी, जो अगेन चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से आती है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कॉफी की जो फसल है, जो उसका क्रॉप है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही लाल लाल बेरीज के फॉर्म में कॉफी होती है। इसको फिर सुखाया जाता है और इसमें से कॉफी का जो बीज होता है वो निकालकर उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे प्रोसेस किया जाता है, क्रश किया जाता है और फिर कॉफी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप बहुत बड़े कॉफी प्लांटेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है वो एकदम काले रंग का होता है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से आता है। ये आमतौर पर झबुआ, अलीराजपुर और धर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका जो मांस होता है वो बिल्कुल काले रंग का होता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 25 से 27% तक, जबकि अन्य मुर्गों में केवल 18% प्रोटीन होता है। इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें फैट कंटेंट भी थोड़ा कम होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। इसके अंडे जो होते हैं वो अन्य चिकन के मुकाबले ज्यादा महंगे मिलते हैं और हाल ही में जीआई टैग के लिए इसके ऊपर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के बीच में काफी तनातनी देखने को मिली। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 3 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप कड़कनाथ मुर्गा देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा होता है, बिल्कुल काले रंग का। दूसरे फोटो में आप इसके अंडे देख सकते हैं, अगेन बिल्कुल काले रंग के। और तीसरे फोटो में आप अनेक मुर्गे मुर्गियां देख सकते हैं जो कड़कनाथ प्रजाति की हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है खाजे स्वीट, हरमल चिली और मोयरा बनाना। ये तीनों के तीनों गोवा से हैं। हरमल मिर्ची जो है, इसका जो कलर होता है वो थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है और इसकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, स्टोरेज करके रखने की क्षमता काफी लंबी होती है और इसमें आयरन, मैंगनीज और कॉपर जैसे मिनरल्स होते हैं। दूसरा है गोवन खाजे। ये एक प्रकार की मिठाई है जो गोवा में विभिन्न जो अवसर होते हैं, चाहे वो पारिवारिक अवसर हो, चाहे वो रिलीजियस अवसर हो, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हो, उसमें ये खाया जाता है। इसमें गोवा की ही एक प्रकार की अदरक, वहां का नमक और वहां का ही पेयजल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। तीसरा है मोयरा केला। मोयरा केला बहुत ही बड़े साइज के केले होते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। इन्हें मेंडोली केला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप हरमल मिर्ची देख सकते हैं जो कि गोवा से हैं। इनका कलर जो है वो थोड़ा रेडिश ब्राउन है और दूसरी मिर्चियों के मुकाबले इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप खाजे मिठाई देख सकते हैं। बहुत ही
टेस्टी होती है ये। फ्रेंड्स, इस फोटो में आप मोइरा केले देख सकते हैं। इनका दूसरा नाम होता है मेंडोली केले। आम केलों से ये थोड़े लंबे साइज के होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कलमकारी आर्ट। ये एक टेक्सटाइल डिजाइन का टाइप है जो आंध्र प्रदेश से आता है। इसमें हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड दोनों प्रकार के डिजाइन होते हैं। इसे भारत और ईरान दोनों में बनाया जाता है। इसको पेन अर्थात कलम से बनाया जाता है, इसलिए इसे कलमकारी कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है श्री कलाहस्ती पैटर्न, जो रामायण और महाभारत के सीन्स को दर्शाता है। यह कला चित्तूर के इलाके से आती है। दूसरा प्रकार है मछलीपट्टनम पेड्डाना स्टाइल, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से आती है। इसमें केवल ज्योमेट्रिक डिजाइन्स और फ्लोरल डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इसको मुगल हुकूमत और गोलकोंडा सल्तनत ने बहुत पसंद किया था। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं श्री कलाहस्ती डिजाइन वाला पैटर्न, और ये पहला पैटर्न है कलमकारी कला का। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कलमकारी कला का दूसरा पैटर्न देख सकते हैं, जिसे मछलीपट्टनम पेड्डाना स्टाइल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जाने से पहले ये है आपका होमवर्क। आपको 50 शब्द लिखने हैं इन सभी के ऊपर। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पलें, बिहार की शाही लीची, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम, तेलंगाना के शतरंजी दर्रियां, तमिलनाडु के श्री विलीपुतुर पालकोवा, आंध्र प्रदेश के पुटाराकेलू स्वीट्स, केरला के वजाकुलम पाइनएप्पल, असम के काजी नीमू लींबू, फुटलूज इंडस्ट्री, ओडिशा के कंदमल टर्मरिक, तमिलनाडु के इरोड टर्मरिक। होमवर्क जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के एटी कोप्पका टॉयज, तमिलनाडु के मामल्लापुरम स्टोन स्ट्रक्चर्स, मिजोरम की हमार ट्राइब, गोवा के खोला चिली, अरुणाचल प्रदेश से इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, केरला के मरयूर जैगरी, और फाइनली आंध्र प्रदेश के बंदर लड्डू। तो बस यही था आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल के बेल बटन आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर दूसरे किसी लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।